फिस्टुला एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म है TEF। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज अट्रेजिया एंड व्हाट इज फिस्टुला। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये दो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, इनका मीनिंग आना चाहिए आपको, फिर ही आप जो है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अट्रेजिया। अट्रेजिया का मतलब होता है ब्लाइंड पाउच, कि कोई भी ट्यूब जो है वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं डिवेल्प हुई, उसका कहीं ना कहीं ब्लाइंड पाउच बन गया, एक ब्लाइंड एंड बन गया। ब्लाइंड एंड भी बोल सकते हो, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब वो भी बोल सकते हो आप, एंड ब्लाइंड पाउच भी बोल सकते हो। फेलियर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस ट्यूब, फेलियर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस ट्यूब और कॉन्टिन्यूस पासेज, ऐसे आप करके अट्रेजिया को समझ सकते हो और लिख भी सकते हो इसकी डेफिनेशन। देन सेकंड इज व्हाट इज फिस्टुला। फिस्टुला मतलब जैसे ये दो ट्यूब्स हैं और दोनों के बीच कहीं ना कहीं अबनॉर्मल कनेक्शन है, इट इज अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूब्स और वी कैन से टू ऑर्गन्स, सो दिस इज कॉल्ड फिस्टुला एंड दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड एंड इज कॉल्ड अट्रेजिया। तो इन दोनों की मीनिंग आपको आने चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिजीज कंडीशन ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। एक्चुअली व्हाट इज ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला? इट इज अ malformation of digestive system in which the esophagus जो है, जो फूड पाइप है हमारी, जिसका काम है माउथ से लेकर के स्टमक तक फूड को पास करना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी malformation होती है, दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल अट्रेजिया। जहाँ तो इसोफेगस जो है हमारी रेस्पिरेटरी पाइप के साथ अब नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ खुद ही एक ब्लाइंड पाउच में वो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसका ब्लाइंड पाउच में एंड हो जाएगा। तो ये है इसोफेगस की मेनली प्रॉब्लम है, और इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है जो नॉर्मली फूड को माउथ से लेकर के हमारे स्टमक तक पास करता है। तो यहाँ पे आपने ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की यहाँ पे आपने ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की क्या लिखनी है डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेजियल अट्रेजिया मतलब इन दिस द इसोफेगस इज फेलियर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस पासेज और वी कैन से कॉन्टिन्यूस ट्यूब, कि इसोफेगस एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब नहीं बना पा रहा, वो आप डेफिनेशन लिखोगे इसोफेजियल अट्रेजिया की। देन सेकंड आप डेफिनेशन लिखोगे व्हाट इज इसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल फिस्टुला मतलब abnormal connection between esophagus and trachea, abnormal connection between trachea और esophagus, that is called tracheoesophageal fistula। trachea and esophagus के बीच में abnormal connection, that is called fistula। तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। एंड ये जो अलग मीनिंग समझाए कि आपके इसी डिजीज कंडीशन में नहीं काम आएंगे, ये आप कहीं पे भी ये वर्ड जो है इनके वर्ड मीनिंग आपको समझा दिए कि ये कहीं पे किसी और डिजीज कंडीशन में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं, जहाँ इनका यूज होगा कि अट्रेजिया क्या होता है एंड फिस्टुला क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गन में ये दोनों डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, अट्रेजिया का मतलब क्या है, फिस्टुला का मतलब क्या है, और इस डिजीज कंडीशन में अट्रेजिया का मतलब क्या है, इसोफेजियल अट्रेजिया। अट्रेजिया इज फेलियर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस ट्यूब, और इस डिजीज कंडीशन में फिस्टुला का मतलब क्या है, देयर इज अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो इस डिजीज कंडीशन में आप इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हो टू एक्सप्लेन टू डिफाइन द ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। देन व्हाट अबाउट इट्स एटियोलॉजी एंड इंसिडेंस रेट। इस डिजीज कंडीशन का जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है एंड इसका इंसिडेंस रेट कितना है, 1 आउट ऑफ 3500 लाइव बर्थ्स। तो इसका इंसिडेंस रेट वैसे तो कम ही है, एंड इसका कोई एग्जैक्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, कोई इसका इन्फेक्शन इसका कॉज नहीं है। इट इज अ कंजेनिटल डिफेक्ट जो कि है बच्चे को बाय बर्थ ही होता है। अगर मदर को पॉलीहाइड्रोएमनियोज की प्रॉब्लम हो, मदर का जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो जरूरत से ज़्यादा बन रहा है अराउंड द बेबी, अगर मदर को प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो भी ऑर्गन अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर मदर की एज जो है 20 ईयर्स से कम है या 35-40 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी बच्चों को कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो कंजेनिटल डिफेक्ट की एटियोलॉजी होती है वही इसके रिस्क फैक्टर में आ जाएगी कि किन बच्चों को रिस्क होता है इसोफेजियल फिस्टुला फॉर्मेशन का, अगर उसकी मदर के इनसाइड
पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, मदर के मतलब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर मदर की एज का वो इशू ले लो आप। अगर मदर जो है ड्रग अब्यूज है, मदर को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और मदर को कोई पहले कोई कंजेंटल अनॉमलीज है। जब बच्चे को ये कंजेंटल प्रॉब्लम जो है, ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम मतलब किसी और कंजेंटल अनॉमली के साथ साथ ये वाली प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती है। फॉर एग्जांपल बच्चे को कोई स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट है, बच्चे को एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, बच्चे को कोई रीनल अनॉमलीज है, कार्डिक डिफेक्ट है। तो जो उन सिस्टम्स में जो होती है कंजेंटल अनॉमलीज, तो उनके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम एज अ एसोसिएटेड प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। देन व्हाट अबाउट पैथोफिजियोलॉजी? तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इस डिजीज कंडीशन का कोई इन्फेक्शियस कॉज नहीं है, इट इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। डेवलपमेंटल डिफेक्ट मतलब नॉर्मली बच्चा डेवलप होता है इनसाइड द मदर, है ना। तो नॉर्मल जो डेवलप होता है बच्चा इनसाइड द वूम ऑफ मदर, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं नियर अबाउट सेकेंड मंथ तक सभी ऑर्गन्स जो है अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद वो मेच्योर होते रहते हैं, उनका साइज बड़ा होता रहता है। तो 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में जो फोरगट है हमारी, जहाँ से हमारी फूड पाइप ने बनना होता है और रेस्पिरेटरी पाइप ने बनना होता है। नॉर्मली फूड पाइप एंड जो रेस्पिरेटरी पाइप है वो इससे पहले तो कॉमन यहाँ पे इसोफेगस में ये एक ही होती है, और बाद में जो है ये फोरगट डिवाइड होकर 2 पाइप बना देती है। लेकिन अगर किसी भी वजह करके जो रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किए, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस किए, तो उनकी वजह से ये दोनों अलग अलग डिवाइड नहीं होती। जहाँ एक बार डिवाइड हो जाती है तो बीच में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बना रहता है। दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। मींस पैथोफिजियोलॉजी में आपने क्या लिखना है? इट इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। इसका कोई भी इन्फेक्शियस कॉज नहीं लिखना आपने वहाँ पे। तो ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ जेस्टेशन मतलब फर्स्ट मंथ के एंड में, प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ जो होता है उसके एंड में, दैट इज कॉल्ड 4th वीक ऑफ जेस्टेशन। तब क्या होता है? फोरगट इज डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड फूड पाइप। तो वो अच्छे से जो है सेपरेट हो जाती है ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ जेस्टेशन। इफ दे आर फेलियर टू सेपरेट, देयर विल बी मालफॉर्मेशन, it may be atresia or it may be fistula, and that will result into esophageal fistula। तो ऐसे ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो है बच्चे में पैदा हो जाएगा। एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर में वो आप लिख सकते हो, या रिस्क फैक्टर जो हमने पहले इटियोलॉजी में डिस्कस किए कि अगर मदर को पॉलीहाइड्रोएमनियोज की प्रॉब्लम है तो ये डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में। और ये प्रॉब्लम जो है द नेक्स्ट इज about the types। there are 5 types of esophageal fistula। तो डिफरेंट है इसकी टाइप्स, और डिफरेंट टाइप का है इंसिडेंस रेट। एंड फर्स्ट टाइप देखो आप, तो पहले तो ये देख लो कि ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी बैक साइड पे है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे टाइप 1 में क्या होता है? ये है हम टाइप 1 में देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ही तो कोई एट्रेजिया प्रेजेंट है और ना ही कोई फिस्टुला प्रेजेंट है। और जो प्रॉब्लम किसकी है? ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फूड पाइप आ रही है दैट विल रिजल्ट इनटू ब्लाइंड पाउच। फूड पाइप जो है वो अच्छे से, इसोफेगस जो है वो एक एट्रेजिया में उसका एंड हो गया, वो एक कॉन्टिन्यू पासेज जो है वो नहीं, कॉन्टिन्यू ट्यूब जो है वो नहीं बना पाया। तो इसोफेगस इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, the proximal part and distal part, that will result into formation of atresia। तो proximal का अलग atresia बन गया, blind pouch बन गया, और distal part जो है उसका अलग atresia बन गया। and there is no fistula in the type first। the next is type second। type second में आप देखो, type second में there is formation of atresia in the proximal part of esophagus। यहाँ पे ब्लाइंड पाउच भी बन गया, एंड ऑल्सो देयर इज अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। यहाँ पे फिस्टुला भी बन गया, मतलब ब्लाइंड पाउच भी प्रेजेंट है और यहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला भी प्रेजेंट है इन टाइप 2। एंड जो लोअर सेगमेंट है दैट हैव ऑल्सो अट्रेजिया। देन टाइप 3 में देखो, टाइप 3 में क्या है? द इसोफेगस, वी कैन से फूड पाइप will result into formation of atresia only, and the lower segment
जो है हमारा फूड पाइप का, विच फॉर्म द फेस्टुला विद रेस्पिरेटरी सिस्टम विद ट्रेकिया। अपर पार्ट एंड इनटू अट्रेजिया एंड लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस, ये इसोफेगस का लोअर पार्ट जो है विच फॉर्म द फेस्टुला विद ट्रेकिया, विद रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ उसने फेस्टुला बना लिया, अब नॉर्मल कनेक्शन बना लिया और अट्रेजिया प्रेजेंट है। देन टाइप फोर्थ में देखो, टाइप फोर्थ में हमारी रेस्पिरेटरी एंड हमारी डाइजेस्टिव जो दोनों पाइप्स हैं, दोनों जो नॉर्मली नॉर्मल है उनकी डेवलपमेंट, लेकिन वो जो है नॉर्मल बनते बनते एक जगह से उन्होंने क्या बना लिया, फेस्टुला बना लिया विद द ट्रेकिया। तो यहाँ पे देयर इज नो ट्रेजिया बट देयर इज फेस्टुला। यहाँ पे अपर एंड लोअर सेगमेंट ने दोनों ने अलग अलग फेस्टुला बना लिया विद ट्रेकिया के साथ। देन टाइप फिफ्थ में देखो, टाइप फिफ्थ में क्या है, देयर इज कॉमन फेस्टुला विद द ट्रेकिया। कॉमन एक फेस्टुला प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर सेगमेंट नहीं बना, कॉमन फेस्टुला प्रेजेंट है विद द ट्रेकिया। तो यहाँ पे इसोफेगस ने कॉमन फेस्टुला बना लिया और इसकी शेप जो है एच शेप बन गई, एच शेप बन गई। तो यहाँ पे आपने ऐसे टाइप्स जो है ड्रॉ कर देनी है, और किस टाइप में अट्रेजिया प्रेजेंट है और किस टाइप में अट्रेजिया और फेस्टुला दोनों प्रेजेंट है, और किस टाइप में ओनली फेस्टुला प्रेजेंट है, ये वाली फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारा आपने जो है दो दो लाइंस में सारा एक्सप्लेन कर देना है, प्लस इसकी ये वाली डायग्राम्स आपने बना देनी है टाइप्स की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन विद दीज प्रॉब्लम्स, कि अट्रेजिया भी प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं फेस्टुला प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएगी, दैट यू हैव टू राइट इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आगे हमने लिखनी है, लेकिन वो लिखने से पहले हम यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि अट्रेजिया एंड फेस्टुला की वजह से बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो, बच्चा जो है जो भी खाएगा पिएगा वो जो है इस अट्रेजिया में आके कलेक्ट होता रहेगा, क्योंकि आगे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आगे वो जो फीड लेगा बच्चा, मदर फीड लेगा, वो आगे स्टमक में नहीं जाएगी और उस फीड की ना ही कोई डाइजेशन होगी ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होगी, आगे इंटेस्टाइन में भी नहीं जा पाएगा, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगी, बच्चा जो है हंग्री फील करेगा, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारा कुछ इधर ही अकमुलेट हो रहा है, इधर ही इकट्ठा हो रहा है। और प्लस अगर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और बच्चा यहाँ से फिर बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो होने की वजह से गले में जाके ये सेम फीड बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, वो सेम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है ये फीड जो आगे स्टमक में नहीं गई। तो ये हो गया इस पाउच की वजह से, ब्लाइंड एंड की वजह से, अट्रेजिया की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी। सेकंड देखो, सेकंड टाइप में भी यही प्रॉब्लम है, अट्रेजिया भी प्रेजेंट है एंड फेस्टुला भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अकमुलेट होती रहेगी और फिर फेस्टुला के थ्रू फीड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाएगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर फीड चली गई देन बच्चे का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा और बच्चे की बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। देन थर्ड टाइप में देखो, अट्रेजिया प्रेजेंट है, यहाँ पे फूड जो है कम्युलेट होता जाएगा और बाद में उसका बैक फ्लो हो जाएगा, और बैक फ्लो होने की वजह से जो है बच्चा जो है लगातार माउथ के थ्रू एक तरीके की फीड जो है वापस उसकी ड्रिबलिंग करती रहेगी, लीकेज होती रहेगी फीड की, और एस्पिरेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हम सांस ले रहे हैं, जो गैस अंदर जा रही है वो किधर की तरफ मूव करेगी, हमारे स्टमक की तरफ मूव करेगी, और स्टमक में जो है फिर ये जो है गैस स्टमक में फिल हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो लंग्स में जानी चाहिए गैस वो हमारे पेट में चली जाएगी और अब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम आएगी टाइप थर्ड में बच्चे को। देन टाइप फोर्थ एंड फिफ्थ में भी यही प्रॉब्लम्स आएगी, जो बच्चा खा पी रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जा रहा है, और जो बच्चा सांस ले रहा है वो हमारे अब नॉर्मली किधर जा रही है, हमारे स्टमक में, तो यहाँ पे बच्चे को जो है अब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम भी आएगी, प्लस साथ साथ में जो फीड है जो लंग्स में जा रही है, बच्चे को गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा लंग्स में, तो बच्चे को बाद में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी सेल टिश्यू में और बच्चे को साइनोसिस की प्रॉब्लम भी आएगी। देन टाइप फिफ्थ में भी ऐसा ही है कि गैस इधर आ सकती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो फीड है हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है। तो ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या शो होंगे यहाँ पे आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मेन 3 C's याद रखनी है। तो यहाँ पे आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में 3 C's याद रखनी है। 3 C's वो क्या है? 3 C's का चोक एंड साइनोसिस। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है बच्चा जो शो करेगा, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। ये 3 C's इनको हम बोलते हैं, तीनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 3 C's आपने याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की। जैसे डायबिटीज में हम पढ़ते हैं 3 P's, तो यहाँ पे आपने याद रखना है एक ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या फेमस है? 3 C's। कफिंग की प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी बिकॉज बैकफ्लो हो रहा है और एस्पिरेशन के चांसेस है, एंड साइनोसिस की प्रॉब्लम आएगी बिकॉज फीड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी को, सेल टिश्यू को, सभी सिस्टम को हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और बच्चा साइनोस्ट हो जाएगा, नीला हो जाएगा, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी। तो ये आपने याद रखने हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में 3 C's। उसके बाद देखो यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो? एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम आएगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बच्चे में, और स्लाइवा जो है उसकी ड्रूलिंग की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फ्लूइड ही बैकफ्लो होकर माउथ के जरिए बाहर निकल रही है, एंड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होगा, एंड जो बेबी जो है वो वेट गेन नहीं कर पाएगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहेगी। बच्चा लगातार क्राई करेगा क्योंकि उसको भूख तो लग रही है लेकिन उसकी बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है बच्चे को, और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ अट्रेसिया इन नंबर ऑफ टाइप्स में। देन इसके बाद है व्हाट अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन मतलब कैसे डायग्नोस करोगे कि बच्चे के इनसाइड क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बच्चे की कंजेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसा बेबी जो है जब हमारे हैंड में आएगा, पेरेंट्स के हैंड में आएगा, तो वो तो उसे फीड देंगे, लेकिन फीड जो है बार बार जो आउट करेगा बच्चा ना, और फीड भी आउट हो जाएगी क्योंकि आगे नहीं जाएगी, और बच्चा कफिंग की प्रॉब्लम, कफ भी आएगी उसको बार बार। तो एक तो इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से कि पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, उससे डायग्नोज हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजीज कंडीशन है इससे प्रीनेटल भी डायग्नोज किया जा सकता है, मतलब बर्थ से पहले भी, जो एंटीनेटल टाइम पे मदर की प्रेगनेंसी के दौरान जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं फीमेल्स की, तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि मदर को पॉलीहाइड्रोएमनियोज की प्रॉब्लम है, तो बच्चे को साथ में उसकी वजह से कोई भी कंजेंटल अनॉमलीज हो सकती है बच्चे को। तो प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड से भी हम ये वाली प्रॉब्लम का रिस्क हमें पता चल जाएगा, या एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही पता चल जाती है अभी तो। देन पोस्टनेटल बर्थ के बाद हिस्ट्री से पता चल जाएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पता चल जाएगा, एंड फर्दर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टाइप है, वो हमें फर्दर जो है एक्सरे से एंड अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा। और एक बार हम फूड पाइप भी इंसर्ट करके देखेंगे कि जो है अगर हम फूड पाइप इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन वो आगे स्टमक तक नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ अट्रेसिया, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। और ये हम फूड पाइप डाल के उसके बाद अगर एक्सरे करवाएंगे तो यहाँ पे कॉइलिंग जो है वो यहाँ पे इकट्ठी फूड पाइप जो हमने यहाँ पे डाली वो यहाँ पे कॉइलिंग उसकी होती रहेगी, मतलब यहीं पे वो इकट्ठी हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी, वो हमें एक्सरे में शो हो जाएगा। और फर्दर अल्ट्रासोनोग्राफी से जो है कौन सी टाइप है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की कौन सी टाइप है, फर्दर वो सारा अल्ट्रासोनोग्राफी से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट अबाउट द मैनेजमेंट है इसकी मेन सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये मेडिकल मैनेजमेंट से क्लियर नहीं होंगे, एंड इसकी मेन मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो सर्जरी जो है, अगर तो इसका डिफेक्ट का गैप छोटा है, तो अगर तो गैप छोटा है तो क्या कर देंगे हम, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड की एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे।
मतलब गैप कम है तो दोनों प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड को एक दूसरे के साथ सर्जिकली जोड़ देंगे हम, उसे बोलते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। लेकिन अगर गैप ज़्यादा है देन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, तो फिर हम इमीडिएटली सर्जरी नहीं करेंगे। अगर इन दोनों में गैप ज़्यादा है तो हम वेट करेंगे बच्चा जब तक बच्चा 1.5-2 साल का नहीं हो जाता, तब तक हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। तो उसकी जो है सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज डिवाइड इनटू 2 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, पहले तो हम बच्चे को जो है ओरल फीड देना बंद ही कर देंगे, क्योंकि ओरल फीड या तो ट्रेजिया में कलेक्ट हो रही है, जहाँ ओरल फीड जो है बच्चे को हम देंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है। तो टाइप कोई भी है, ओरल फीड हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो बेनिफिट की जगह वो नुकसान ही दे रही है बच्चे को। तो ओरल फीड बंद करने के बाद हम आईवी जो है आईवी लाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओरल फीड बंद करके हमने उसके बाद क्या करना है, गैस्ट्रोस्टोमी कर देनी है, मतलब सर्जिकली ही एक ट्यूब जो है गैस्ट्रोस्टोमी करके हम एक जो है फीडिंग ट्यूब जो है दैट इज सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द स्टमक। तो उसके थ्रू जो है, क्योंकि एनजी भी अगर हम देंगे तो एनजी के जरिए भी फीड देंगे तो भी वो यहीं पे अकोमोडेट होती रहेगी। तो गैस्ट्रोस्टोमी में हम क्या करते हैं, सर्जिकली ही एक ट्यूब जो है फीडिंग ट्यूब जो है वो स्टमक में इंसर्ट कर देते हैं। उसके थ्रू जब फीड देंगे तो फीड जो है स्टमक में जाएगी, यहाँ पे उसकी डाइजेशन और आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसकी होती रहेगी। तो अगर हमने सर्जरी डिले करनी है, अगर गैप ज़्यादा है तो उतना टाइम गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे एंड इसोफेजियल में जो अमूलेट हुई है फीड उसको हम एस्पिरेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। अगर यहाँ पे कोई सलाइवा वगैरह भी अकामुलेट हो रहा है तो वो भी हम टाइम टू टाइम जो है सक्शनिंग उसकी करते रहेंगे। तो एक तो हमने जब तक वेट करनी है तब तक बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी। देन जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, तो उसके बाद अगर जब बच्चे ने अच्छे से वेट गेन कर लिया, वो सर्जरी के लिए रेडी है, तो उसके बाद जिस केसेस में ये गैप ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे हम, हमारी आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ से हम कुछ पार्ट लेके यहाँ पे वो क्या कर देंगे, सर्जिकली उस गैप को कम कर देंगे। कोलन का कोई भी पार्ट लेकर के यहाँ पे उसकी लाइगेशन कर देंगे और यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर देंगे, ताकि ये गैप जो है जो नॉर्मली एक दूसरे के साथ नहीं इसको हम जोड़ सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को, वहाँ पे कोलन का पार्ट जो है वहाँ पे फिट करके हम सर्जिकली उसको लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि एक कॉन्टिन्यू ट्यूब जो बन जाए और फेस्टुला को भी ऐसे हम सर्जिकली करेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फेस्टुला। तो ये है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे सर्जरी हुई है तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट भी होगी एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट भी होगी। तो उसमें आपने क्या लिखना है, तो नंबर 1 आपने नर्सिंग डायग्नोज क्या बनाना है, देयर इज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा है, बच्चा जो है बैक फ्लो फीड जो है बैक फ्लो हो रही है और बैक फ्लो होके वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है टाइप 1 में। तो एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो कैसे रिड्यूस करना है, बच्चे को हमने अपराइट पोजीशन देके रखना है और बच्चे को जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो बार बार जो है स्लाइवा बाहर निकाल रहा है, फीड बाहर निकाल रहा है जब भी वो फीड लेता है उसके बाद, तो हमने क्या करना है, एस्पिरेशन के रिस्क को कैसे कम करना है, तो बच्चे की जो है फीड जो है ओरल फीड जो है बंद कर देनी है और बच्चे को अपराइट सेमी फाउलर पोजीशन देनी है कंफर्ट, ताकि वो कंफर्टेबली उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी नॉर्मल हो जाए और एस्पिरेशन के चांसेस भी कम हो जाए। देन सेकंड रिस्क है उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का और उसकी वजह से रिस्क है यहाँ पे डिहाइड्रेशन का। तो रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन है क्योंकि बच्चा जो रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन है क्योंकि जो भी बेबी फीड ले रहा है वो आगे नहीं जा रही, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट का रिस्क है। तो यहाँ पे हमने फीड तो बंद कर दी लेकिन आईपी लाइन स्टार्ट कर देनी है, ओरल फीड या एनजी फीड कुछ नहीं देना इस केस में, आईवी लाइन मेंटेन करनी है और बेबी का जो है बेबी का जो है रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन वो रिड्यूस करना है। तो ये है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है सर्जरी के बाद,
इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है सर्जरी के बाद, वो आपने जो है डायग्नोज करना है बच्चे का, एंड पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है आइडेंटिफाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको इन्फेक्शन के चांसेस कैसे कम करने हैं, सर्जरी वाली जगह को एसेप्टिक टेक्निक कैसे मेंटेन करनी है, सर्जरी वाली जगह को अनहाइजीनिक हैंड से टच नहीं करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे मेडिसिन देनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी बच्चे की आफ्टर सर्जरी, वाइटल साइन चेक करते रहना है, बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न जो है नॉर्मल वो सांस ले सके, तो फाउलर एंड सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। और कुछ टाइम बाद बच्चे का जो है हम फीड स्टार्ट कर सकते हैं, पहले लिक्विड फीड देंगे, देन सेमी सॉलिड देंगे, फिर सॉलिड डाइट पे लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बेबी। तो किस एज में सर्जरी हुई है, क्या वीनिंग उसको अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है डाइट प्लान करेंगे और बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो असेस करते रहेंगे कि बच्चे का अकॉर्डिंग टू एज बच्चा ग्रो कर रहा है, वेट गेन कर रहा है कि नहीं। तो उसके रिलेटेड पेरेंट्स को एजुकेशन देंगे और साथ में जो है इन्फेक्शन कैसे कम करना है, फॉलोअप कैसे करना है, उसके रिलेटेड सारी हम पेरेंट्स को जो एजुकेशन देंगे और फिर बच्चे को हम डिस्चार्ज करेंगे आफ्टर सर्जरी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। सो होप सो आपको ये समझ लग गया होगा। पहले तो ये ट्रेजिया क्या है, फिस्टुला क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है। देन डेफिनेशन में आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसोफेजियल ट्रेजिया की डेफिनेशन, फिर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की डेफिनेशन, उसके बाद आपने लिखना है कि किन केसेस में रिस्क होता है ट्रेकियोइसोफेजियल फॉर्मेशन का बेबीज में, देन इसको कैसे हम जो है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल कैसे डायग्नोज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, एंड पैथोफिजियोलॉजी में आपने देखना है कि ये कैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कि कैसे ये है अबनॉर्मल बन जाता है इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में कनेक्शन, एंड देन है इसकी ये 5 टाइप्स, उसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, then surgical management and nursing management. So thank you very much.